हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनाक्षी शोषण करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा कैसे निर्मित होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, ऐसे सजीव ऊर्जा निर्मित के लिए बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का विघटन करते हैं, जिसे अनाक्षी श्वसन कहा जाता है। अनाक्षी श्वसन में ग्लूकोज का विघटन और किण्वन ऐसे दो चरण होते हैं, जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। ऑक्सी श्वसन के समान ही अनाक्षी श्वसन के प्रारंभ में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, जिसके अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। आगे की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अतः इस श्वसन में ऑक्सी श्वसन की तुलना में बहुत ही कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला चरण है किण्वन। अधिकांश जीवाणु तथा कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा को एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार के कार्बनिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ परिवर्तित किया जाए, किण्वन कहलाता है। किण्वन की क्रिया खमीर, लैक्टोबैसिलस तथा अंकुरित बीजों आदि में होती है। किण्वन की क्रिया को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, अल्कोहलिक किण्वन तथा अम्लीय किण्वन। अल्कोहलिक किण्वन की क्रिया में ग्लूकोज का विघटन इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में होता है तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यह इष्ट तथा अंकुरित बीज आदि में होता है। अम्लीय किण्वन जीवाणु एवं मांसपेशियों में होता है। इसमें अम्लों का निर्माण होता है। आइए अनाक्षी श्वसन के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बीजों के अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूब गई हो तो बीज अनाक्षी श्वसन करते हैं। उसी प्रकार हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां अनाक्षी श्वसन करती हैं, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है और उस कारण से हमें थकावट महसूस होती है। आइए अनाक्षी श्वसन को इस प्रवाह तालिका द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अनाक्षी श्वसन का पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस, अर्थात ग्लूकोज का विघटन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणु का निर्माण होता है। आगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हो जाता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। दूसरा, यदि ऑक्सीजन का अभाव हो, अर्थात ऑक्सीजन हो लेकिन कम मात्रा में हो, जैसे कि हमारी मांसपेशी, यहाँ पर पायरुविक अम्ल का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में होता है। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। यह प्रक्रिया सभी बड़े सजीवों में पाई जाती है। यहाँ पर पायरुविक अम्ल का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा भोजन के विभिन्न घटकों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इसके पहले वीडियो में हमने कार्बोज पदार्थ से ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है इसका विस्तृत अध्ययन किया था। कार्बोज का विघटन ग्लूकोज में होता है तथा ग्लूकोज का विघटन होकर हमें ऊर्जा मिलती है। आवश्यकता से अधिक खाए गए कार्बोज पदार्थ यकृत में और स्नायु में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं। कार्बोज पदार्थ से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार हमारे द्वारा भोजन में लिया गया प्रोटीन का पाचन होने पर अमीनो अम्ल में रूपांतरण होता है। अमीनो अम्ल रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है और प्रत्येक अंग अपनी आवश्यकता अनुसार अमीनो अम्ल का रूपांतरण आवश्यक प्रोटीन के रूप में करते हैं। जैसे त्वचा में अमीनो अम्ल का रूपांतरण मेलानिन रंग द्रव्य व केराटिन में होता है। केराटिन से हमारे नाखून व बाल का निर्माण होता है। कोशिका में अमीनो अम्ल का रूपांतरण कोशिका पटल बनाने वाले प्रोटीन के रूप में व कोशिका के भीतर कुछ प्रकीर्णों के रूप में होता है। स्वादु ग्रंथि में अमीनो अम्ल का रूपांतरण इंसुलिन व ट्रिप्सिन में होता है। पीयूषिका ग्रंथि में अमीनो अम्ल का रूपांतरण विविध संप्रेरकों के रूप में होता है। स्नायु में अमीनो अम्ल का रूपांतरण एक्टिन और मायोसिन नामक
लचीले प्रथिन के रूप में होता है। उसी प्रकार रक्त में अमीनो अम्ल का रूपांतरण हीमोग्लोबिन और प्रतिपिंड के रूप में होता है। इसीलिए प्रथिन को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक सेवन किए गए प्रथिनों से मिलने वाले अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। उसका विघटन करके उससे बनने वाला अमोनिया शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आवश्यकता होने पर प्रथिन का रूपांतरण दूसरे उपयोगी पदार्थ में होता है, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में किया जाता है। अब बात करते हैं स्निग्ध पदार्थों की। स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल के अणु विशिष्ट रासायनिक बंधों से जुड़कर बने हुए पदार्थ को स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हमारे द्वारा सेवन किए गए स्निग्ध पदार्थों का पाचन होता है, अर्थात उनका रूपांतरण स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में किया जाता है। स्निग्ध अम्ल का अवशोषण होकर शरीर के सभी भागों में उन्हें पहुंचाया जाता है, जिसका उपयोग करके विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मित करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिका का प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए लिपिड नामक अणु की आवश्यकता होती है, जो कि स्निग्ध अम्ल से बनाया जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन इन जैसे संप्रेरक स्निग्ध पदार्थों से ही बनते हैं। और तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु के चारों ओर आवरण बनाने के लिए भी स्निग्ध अम्लों का उपयोग किया जाता है। स्निग्ध पदार्थों से हमें प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा मिलती है, जबकि प्रथिन से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। रोज की आवश्यकता से अधिक सेवन किया गया स्निग्ध पदार्थ शरीर में चर्बी युक्त संयोजी ऊतकों के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है। यह शरीर में एक स्टोर एनर्जी की तरह काम करता है, अर्थात संग्रहित की गई ऊर्जा आवश्यकता पड़ने पर या फिर उपवास की अवस्था में स्निग्ध पदार्थों का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम के रूप में किया जाता है, जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और ऊर्जा को मुक्त करता है। इसके अलावा अपने भोजन में हम जीवन सत्वों का भी प्रयोग करते हैं। जीवन सत्व या विविधतापूर्ण रासायनिक पदार्थों का ऐसा समूह है जिसके प्रत्येक पदार्थ की शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। जीवन सत्व के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं: ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से ए, डी, ई और के स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है और बी तथा सी जल में घुलनशील है। हमने देखा है कि ग्लूकोज का विघटन और क्रेब्स चक्र इन अभिक्रियाओं में FADH2 और NADH2 बनते हैं। इनके निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लेविन अर्थात जीवन सत्व B2 तथा निकोटिनामाइड अर्थात जीवन सत्व B5 का उपयोग किया जाता है। इन सब के अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पानी। हमारे शरीर में साधारणतः 65 से 70% पानी होता है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका के द्रव्यमान के लगभग 70% पानी ही पानी होता है। रक्त में भी रक्त द्रव के 90% पानी होता है। शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर कोशिका और उसके साथ शरीर का भी कामकाज बिगड़ जाता है। इसलिए पानी भी एक अत्यावश्यक पोषक तत्व है। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी पूर्ण पोषक तत्व हैं। वैसे तो तंतुमय पदार्थों को हम पचा नहीं सकते, परंतु अन्य पदार्थों के पाचन क्रिया में और अपचित भोजन को बाहर निकालने की क्रिया में उनकी बहुत सहायता होती है। और ये हमें कहाँ से मिलती हैं? हरी सब्जियाँ, फल, अनाज, इनसे हमें रेशेदार पदार्थ मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका विभाजन और कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।